हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट हमने 187 से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जो आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लेकर के आए हैं 188 से इस वीडियो में, जिनको हम डील करने वाले हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं 188 के बारे में। सेक्शन 188 BNSS का बात करता है जब किसी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के द्वारा अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसको किस प्रकार से रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी एक सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है तो जो रिपोर्ट होती है वो कहाँ की जाती है, किसको की जाती है, उसके बारे में। सो बेसिकली इसमें ये होता है, देखिए, जब भी एक सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर लेता है इस चैप्टर के अंडर में, और क्या करता है, वो उसको रिपोर्ट करेगा। इसमें शैल का यूज़ हुआ है, मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है। रिपोर्ट करेगा जो भी उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट निकल करके आया है उसको, किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। अब ये कौन है, ये हो सकता है SHO आपका, और जो भी आपका वहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज है उसको, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जब सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर कौन है। देखिए, सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर यहाँ पर सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, इंस्पेक्टर भी हो सकता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, हेड कांस्टेबल भी हो सकता है, और जिसको भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाए वो व्यक्ति। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जब भी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, या उसका जो कंक्लूजन होगा, उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी उसको हम SHO को भेजेंगे अगर हम एक पुलिस ऑफिसर हैं तो, ठीक है। वहाँ पता चलेगा कि भाई अक्यूज मिला है या नहीं मिला है, एविडेंस इस पर्टिकुलर केस में सफिशिएंट मिले हैं या नहीं मिले हैं, चार्जशीट फाइल करनी है या नहीं करनी है, या फिर केस बंद करना है। ये सारी ही चीज़ें हमें उस इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग में पता चल जाती हैं अगर हम एज अ पुलिस ऑफिसर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर वहाँ पर उसको इन्वेस्टिगेट करने गए हैं। इसके बाद आती है बात सेक्शन 189 की। सेक्शन 189 बात करता है वहाँ पर जब जो अक्यूज़ है उसने क्राइम कर लिया, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, अब पता चलता है कि भाई हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है। अब क्या करोगे आप, मतलब वहाँ पर रिलीज़ करना पड़ेगा अक्यूज़ को। तो जब सफिशिएंट एविडेंस ना होंगे तो किस प्रकार से रिलीज़ किया जाएगा उसके उसके बारे में, ठीक है। तो जब पुलिस ऑफिसर को कोई भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो यहाँ पर अगर वो फाइंड आउट नहीं करता है कोई भी सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड फॉर द सस्पिशन, और जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो कस्टडी में है, तो वहाँ पर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा ऑन द बेल और बॉन्ड, या फिर बॉन्ड पर, ठीक है। अगर हम इसको एक लाइन में समझना चाहें तो अगर पुलिस को लगता है कि भाई केस बहुत वीक है, कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर वो अक्यूज़ को कस्टडी में रखने की बजाय उसको क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे अगर वो बेल और बॉन्ड भर देता है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के सामने उसको अपीयर करवा दिया जाएगा, उससे बेल बॉन्ड लेकर के उसको रिलीज़ करवा दिया जाएगा। तो बेसिकली जब हम ये देखते हैं कि ये जो सेक्शन 189 है किन सिचुएशंस में अप्लाई होगा, तो देखिए, इन सारी ही सिचुएशन में अप्लाई होने वाला। कब, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, और जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसको ये लगता है कि भाई यहाँ पर ना सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले हैं इस पर्टिकुलर केस में, और कोई भी रीजनेबल ग्राउंड ऐसा हमें नहीं मिला है जिससे पेशेंट जो हमें है कि इसी व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया है उसको हम प्रूव कर सकें, ठीक है, और जो वो व्यक्ति है वो कस्टडी में है वहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 189 के अंडर में उस व्यक्ति को रिलीज़ कर देते हैं जब वो एक बेल या फिर बेल बॉन्ड भर देता है। ओके, तो यहाँ पर उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर को रिलीज़ करेगा, और कहाँ से, कस्टडी से, ठीक है। अब कब करेगा, जब वो बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड भर दे। और ये जो होते हैं इसमें आप कंडीशन क्या लिखोगे कि भाई जब भी मजिस्ट्रेट के सामने आपको अपीयर होने के लिए बोला जाए आप वहाँ पर अपीयर होगे। भाई मजिस्ट्रेट कौन है, जो उस केस का कॉग्निजेंस ले सकता है वो मजिस्ट्रेट, ठीक है, और जो उस केस को ट्राई कर सकता है वो मजिस्ट्रेट, या फिर जिसको वो केस कमिट किया जाता है फॉर ट्रायल वो मजिस्ट्रेट। ओके, ठीक है। अब ये कॉग्निजेंस वाली बात थी, तो कॉग्निजेंस किस पर, पुलिस रिपोर्ट पर। ओके, तो ये जो 3 कंडीशन है वो आपको याद रखनी है कि किस मजिस्ट्रेट के सामने ये चीज़ होगी और किस मजिस्ट्रेट के सामने उसको अपीयर होने के लिए बॉन्ड भरवाया जा रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक थेफ्ट का केस हुआ है, ठीक है, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है वहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ है, एक रजिस्टर हुआ है चोरी का केस, जहाँ पर XYZ पुलिस स्टेशन में वो रजिस्टर किया गया है। उसके बाद जो अक्यूज है उसको अरेस्ट किया जाता है और कस्टडी में रखा जाता है।
ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एसएचओ को लगता है कि भाई ना यहाँ पर कोई विटनेस है, ना यहाँ पर कोई मटेरियल एविडेंस मिला है हमें, ना कोई भी रीजनेबल सस्पिशन मिल रहा है इसके अगेंस्ट में, जो अक्यूज उन्होंने बंद कर रखा है उसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पर वो उसको रिलीज़ कर देगा 189 के अंडर में, और उससे बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड भरवा लेगा, जहाँ पर वो प्रॉमिस कर रहा है कि भाई जब भी आप बुलाओगे मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जाऊँगा। ठीक है, तो ये ऑल ओवर हमारा 189 है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, वो है सेक्शन 190। सेक्शन 190 बात करता है उस केस के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में जहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है जो उस पर्टिकुलर केस में कॉग्निजेंस ले सकता है, उसके सामने अक्यूज्ड को फॉरवर्ड किया जाता है जब पुलिस को सफिशिएंट एविडेंस मिल जाते हैं उस केस में इन्वेस्टिगेशन के बाद। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस नहीं मिलते हैं तो वो सिचुएशन कहाँ थी, वो 189 में थी। लेकिन अगर एविडेंस मिल जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए आ जाता है हमारा सेक्शन 190। सेक्शन 190 इस सिचुएशन को डील करता है। तो यहाँ पर सेक्शन 190 कहता है कि भाई जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और जो एसएचओ है उसको समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस भी मिल रहा है हमको, रीजनेबल ग्राउंड भी है सस्पिशन का उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर जो ऑफिसर है वो या तो फिर उस अक्यूज्ड को कस्टडी में भेज देगा। किसकी कस्टडी में, उस कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट की, जिसको हम जुडिशियल कस्टडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगर वो जो ऑफेंस था वो एक बेलेबल ऑफेंस था, उसमें बेल दी जा सकती थी, बेल एक राइट था, तो वहाँ पर उससे सिक्योरिटी ली जाएगी और उसको वहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद सबसेक्शन 1 कहता है कि भाई जो अक्यूज्ड है उसको कब फॉरवर्ड किया जाएगा, उससे कब सिक्योरिटी ली जाएगी, उस सिचुएशन के बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सफिशिएंट एविडेंसेस मिल चुके हैं, रीजनेबल ग्राउंड प्रूफ हो चुका है, और जो ऑफिसर्स हैं वो या तो फिर उस अक्यूज्ड को कस्टडी में भेज देंगे मजिस्ट्रेट की, ठीक है, जो वहाँ पर एम्पावर है उसे ट्राई करने के लिए और कमिट करने के लिए, ट्रायल के लिए। और यदि ये नहीं होता है तो जो अगर ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है और जो अक्यूज्ड है वो सिक्योरिटी दे सकता है वहाँ पर, तो उससे वो सिक्योरिटी ले ली जाएगी, और वो जो सिक्योरिटी होगी वो उसके अपीयर होने के लिए होगी या फिर किसी फिक्स डे पर हो सकती है, डे टू डे पर भी हो सकती है, जैसा भी उस सिचुएशन में वो उसको बोले। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, देखिए, नॉन बेलेबल और नो बेल। तो यहाँ पर जो अक्यूज्ड होगा उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कस्टडी में। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट है जो वहाँ पर कॉग्निजेंस ले सकता है उस पर्टिकुलर केस में, उस पुलिस रिपोर्ट पर, ठीक है, उसकी कस्टडी में, और या फिर उस अक्यूज को ट्राई कर सकता है या कमिट करवा सकता है ट्रायल के लिए। ठीक है, किससे, हायर कोर्ट से। अब ये कमिटल क्या होता है, देखो, कमिटल मोस्टली उन केसेस में होता है जहाँ पर जो कोर्ट होता है वो इनसफिशिएंट होता है या फिर उतनी सज़ा नहीं दे सकता है, उतनी पनिशमेंट उसको देने की पावर नहीं होती है, तो वो हायर कोर्ट को उसको कमिट कर देता है कि भाई आप इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर बेलेबल ऑफेंस है और अक्यूज्ड वहाँ पर सिक्योरिटी दे सकता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको कस्टडी में भेजने के बजाय पुलिस वहाँ पर उससे सिक्योरिटी ले लेगी। ठीक है, किस चीज़ के लिए, उसके अपीयरेंस के लिए, किस मजिस्ट्रेट के सामने, उस फिक्स डे पर जो उसमें बताया जाए। ठीक है, और अपीयरेंस कैसा होगा, डे टू डे भी हो सकता है और किसी फिक्स डे के लिए भी हो सकता है, जैसा भी वहाँ पर मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा उस हिसाब से। और यदि अक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है तो पुलिस ऑफिसर जो है वो सिक्योरिटी ले लेगा उससे, उसकी अपीयरेंस के लिए, और जब ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करी जाएगी उस मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट इस वजह से कि भाई उसको उस अक्यूज्ड को उसके सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया है, इस वजह से वो उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये वहाँ पर एक बाउंडिंग है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको वहाँ पर प्रोड्यूस करना ही पड़े मजिस्ट्रेट के सामने, अगर नहीं भी करते हैं तो भी वो चल जाएगा। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, देखिए, मान लीजिए एक अक्यूज है जिसको अरेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है, कोई समन केस है या फिर कोई ऐसा ही चीज़ है जहाँ पर वो रिलीज्ड है ऑलरेडी। ओके, अब पुलिस क्या करता है, पुलिस उससे सिक्योरिटी ले लेती है। उसके बाद जब इस चीज़ की रिपोर्ट भेजी जाती है कि भाई ये हमने कर लिया है, वो अरेस्टेड नहीं था, हमने उसे सिक्योरिटी ले ली, सारी चीज़ हो गई, तो मजिस्ट्रेट जब ये रिपोर्ट को देखेगा तो मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता कि भाई आपने मेरे सामने तो उसको प्रोड्यूस किया ही नहीं, तो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है उसको एक्सेप्ट करने से। ठीक है, तो अगर वो कस्टडी में नहीं है तो उसको इन पर्सन प्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई वेपन है, कोई आर्टिकल बरामद हुआ है, ठीक है, या फिर
उस केस में कोई कंप्लेनेंट है या फिर कोई विटनेस है जो अक्विंटेड है उस केस के फैक्ट्स से, उस केस के फैक्ट्स के बारे में जिसको जानकारी है कि किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं, किस प्रकार से वो केस पूरा कमिट हुआ है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों से बॉन्ड किस प्रकार से भरवाया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में। ठीक है, तो क्या होगा, जब ऑफिसर फॉरवर्ड करता है अक्यूज्ड को और उससे सिक्योरिटी लेता है तो वो वहाँ पर उस वेपन को भी भेजेगा, यदि कोई और अदर आर्टिकल है तो उसको भी भेजेगा जो उसको लगता है कि नेसेसरी है उस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये चीज़ वो करेगा। यहाँ पर शेड यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कंपल्सरी। उसके बाद वो कंप्लेनेंट से बोलेगा, अगर उस केस में कोई कंप्लेनेंट है उससे या फिर उन व्यक्तियों से जिन व्यक्तियों को उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स के बारे में पता है, जो अक्विंटेड हैं उसके फैक्ट्स से, ठीक है, और सर्कमस्टांसिस से, कि भाई आप जो कंप्लेनेंट हैं या फिर जो अदर पर्सन्स हैं वो एक काम करिए, आप एग्जीक्यूट कर दीजिए एक बॉन्ड को। किस चीज़ के लिए? अपीयर होने के लिए, जब भी आपको मजिस्ट्रेट के सामने बुलाया जाए उस वजह से, और प्रोसिक्यूट करने के लिए और एविडेंस देने के लिए। ठीक है, इसके लिए उनसे भी बॉन्ड भरवाया जा सकता है। सो यहाँ पर पुलिस के लिए मस्ट है कि वो सारे रेलेवेंट आर्टिकल्स, वेपन, स्टोलन प्रॉपर्टी, सीज आइटम, जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको मजिस्ट्रेट के सामने भिजवा देगा। ठीक है, और कंप्लेनेंट और जो भी विटनेसेस होंगे उनसे क्या करेगा, बॉन्ड भरवा देगा उनके अपीयरेंस के लिए, उनका प्रोसिक्यूट करवाने के लिए और एविडेंस देने के लिए। अब बात आती है कि ये क्यों करवाया जाता है, जिससे एविडेंस जो भी हों वो अवेलेबल रहें कोर्ट में, और कंप्लेनेंट और विटनेसेस बाद में ये ना कहें कि भाई उनसे तो बोला ही नहीं गया था कि आपको अपीयर होना है। ठीक है, तो सबसे ये चीज़ें करवा ली जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, सब सेक्शन है, वो है 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं बॉन्ड मेंशनिंग सीजेएम कोड। ठीक है, सो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, या फिर सीजेएम के कोड के बारे में क्यों बात हो रही है उसके बारे में। देखो, जब भी बॉन्ड में मेंशन हो किसके बारे में, कोड ऑफ सीजेएम के बारे में, ठीक है, तो वो कोड क्या है, वो रहेगा इंक्लूड, भले ही फिर उस सीजेएम ने कहीं भी उस केस को रेफ़र किया हो इंक्वायरी या फिर ट्रायल के लिए, और ये समझा जाएगा कि भाई रीज़नेबल नोटिस जो हमने इस रेफरेंस से रिलेटेड दिया हुआ था किसको, कंप्लेनेंट को, और उस पर्सन को जो भी वहाँ पर विटनेस होता है। अब इसको हम समझने के लिए देख सकते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उससे कहा जाता है कि एक काम करिए, आप अपीयर होकर के आइए किसके सामने, सीजेएम के कोर्ट के सामने, और अगर बाद में सीजेएम रेफ़र कर दे किसी अदर मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिए और ट्रायल के लिए, तो जो बॉन्ड है वो स्टिल वैलिड रहेगा और कवर करेगा उन अदर कोर्ट्स को भी जो भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये जो जानकारी है इसके बारे में हम समझेंगे कि भाई रीज़नेबल नोटिस था कंप्लेनेंट को, उस पर्सन को भी, ठीक है, और उसको वो नोटिस दिया गया था। सो इसका हम पर्टिकुलर पर्पस देख सकते हैं कि भाई इसमें टेक्निकल जो प्रॉब्लम आती है उसको अवॉइड करने के लिए बॉन्ड में हमेशा स्पेसिफिक कोर्ट का नाम रहता है, और अगर उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वहाँ पर इस चीज़ के बारे में परेशानी ना हो, इस चीज़ के लिए है ये। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सबसेक्शन 4, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया है उसकी एक कॉपी जो है उस व्यक्ति को देंगे जो उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और जो ओरिजिनल है उसको मजिस्ट्रेट को सेंड किया जाएगा विद दैट रिपोर्ट। ठीक है, तो जो भी जो ऑफिसर है जिसके प्रेजेंस में वो बॉन्ड एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या करेगा, वो कॉपी डिलीवर करवा देगा उस पर्सन को और मजिस्ट्रेट को भेज देगा उसकी ओरिजिनल और उसकी रिपोर्ट के साथ में। सो ये था हमारा सेक्शन 190। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 191। सेक्शन 191 में हम देखते हैं जो कंप्लेनेंट हैं और विटनेस हैं उस पर्टिकुलर केस में, वो जब कोर्ट आते हैं तो उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो है सेक्शन 191। सो इसमें कहा जा रहा है कि भाई कोई भी अननेसेसरी रेस्ट्रेंट की या फिर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है विटनेस को और कंप्लेनेंट को। जब वो कोर्ट आएंगे, ऑन द वे होंगे, तब उनको किसी भी प्रकार के पुलिस ऑफिसर की, कंपनी की, या फिर किसी भी तरीके की अननेसेसरी रेस्ट्रेंट की या फिर इनकन्वीनियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उनका खुद का साइन किया हुआ बॉन्ड ही काफ़ी होता है। ठीक है, किसी प्रकार की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो विटनेस है और कंप्लेनेंट है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं किस चीज़ के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बॉन्ड को, कि वो अपीयर होंगे टाइम टू टाइम, और वहाँ पर उनको अगर डायरेक्शन दिया गया है कि 190 के अंदर में आप एक काम करिए, एक बॉन्ड भर दीजिए, और जो ऑफिसर है उनको क्या कर सकता है, उनको कस्टडी में ले सकता है, क्योंकि अगर वो बॉन्ड नहीं भर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिसअपियर हो जाएं और वो केस रुक जाए। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट उनको डिटेन करके रख सकता है अनटिल
या तो फिर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दें या फिर उस केस की हियरिंग ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये 2 सिचुएशंस तक उनको बंद करके रखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 191। सेक्शन 191 बात करता है केस डायरी के बारे में। ठीक है, डेली जो रिकॉर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि आज कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई, आज क्या क्या हुआ, उन चीज़ों के बारे में। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाला है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, वो हर रोज़ उसमें राइट डाउन करेगी कि भाई क्या क्या चीज़ें उसने करी हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई केस डायरी क्या चीज़ है, ये होता क्या है। तो देखो, केस डायरी एक डेली रिकॉर्ड होता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है कि भाई किस वक्त उसे इन्फॉर्मेशन मिली और किस वक्त उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और किस वक्त उसने ख़त्म करी, कहाँ कहाँ उसने विजिट किया अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो भी उस इन्वेस्टिगेशन को करने के दौरान फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस उसके सामने आए हैं या उसे पता चले हैं, उनके बारे में। ठीक है, ये कोई एविडेंस नहीं होता है, बट एक बस ज़रूरी होता है, कोर्ट के लिए हेल्पफुल होता है उस पर्टिकुलर केस को ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 में कहा जा रहा है कि भाई जो भी पुलिस ऑफिसर होता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वहाँ पर, वो क्या करेगा, डे बाय डे एंट्री करेगा उसमें अपनी प्रोसीडिंग्स की कि भाई उसने क्या क्या किया आज उस इन्वेस्टिगेशन में, उस डायरी में लिखेगा। ठीक है, अब कैसे, क्या क्या चीज़ें लिखेगा, देखो, कब उसने उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची, किस टाइम पर उसने वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और कब उसने इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करी, साथ में किन किन जगहों पर उसने विजिट किया है, और अगर स्टेटमेंट्स मिले हैं उसे उस सर्कमस्टांसेस में कोई भी, या फिर कोई ऐसी चीज़ें आई हैं उसके सामने, उनके बारे में भी। अब ये चीज़ें क्रिएट क्या करती हैं, इन चीज़ों से क्या पता चलता है कि भाई क्रोनोलॉजिकली ये जो इन्वेस्टिगेशन चली है वो किस प्रकार से चली है, किस चीज़ के बाद क्या हुआ, किस चीज़ के बाद क्या हुआ, कहीं कोई गैप तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सही हुई है नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। ठीक है, इसके बाद सबसेक्शन 2 में कहते हैं कि जो भाई विटनेस है, विटनेस के स्टेटमेंट हैं, वो जो हम सेक्शन 180 के अंदर में रिकॉर्ड करते हैं उनको भी इस केस डायरी में हम लिखेंगे और इंसर्ट करेंगे। और जो पूरी की पूरी केस डायरी है वो एक वॉल्यूम में होगी और सारे के सारे पेजेस उसके नंबर्ड होंगे। कैसे, जो केस डायरी है वो बाउंडेड फॉर्म में होगी, लूज पेजेस नहीं होने चाहिए, और ड्यूली पेजनेटेड होगी, हर एक पेज पर नंबर होगा वहाँ पर। अब ये क्यों होता है, जिससे टेम्परिंग ना हो सके, इंसर्शन ना हो सके, कोई भी रिमूवल ना हो सके पेजेस का, इस चीज़ की वजह से ये चीज़ें होती हैं और कंप्लीट ऑथेंटिक रिकॉर्ड हमारे पास बना रहे। इसके बाद सबसेक्शन 4 कहता है कि भाई जो क्रिमिनल कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है या फिर सेशन कोर्ट है, वो क्या कर सकते हैं, वो बुलवा सकते हैं पुलिस से उस केस डायरी को कोर्ट में, और वहाँ से, अब ये जो केस डायरी बुलवा रहे हैं वो क्यों बुलवा रहे हैं, क्या उसे एज ए एविडेंस ले रहे हैं, नहीं। तो ये जो केस डायरी होती है वो एज ए एविडेंस कभी भी यूज़ नहीं की जाती है, वो केवल उस केस में कोर्ट अपनी मदद के लिए कि भाई उस केस को वो समझ सकें, उसकी इंक्वायरी और ट्रायल में उसके लिए वो हेल्पफुल हो सके, केवल इस वजह से उसको बुलवा सकते हैं। उसी के साथ में सबसेक्शन 5 में एक सेफगार्ड दिया हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि भाई अक्यूज्ड और उसके जो लॉयर्स होते हैं वो डिमांड नहीं कर सकते हैं केस डायरी का एज अ राइट, और उसको देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये उनके पास राइट नहीं होता है। क्यों, इससे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, टेम्परिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस को प्रिवेंट कर रहे हैं, जिससे वो कोई भी एविडेंस अगर आने वाला हो विटनेस के द्वारा तो उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अगर उनको पता चलता रहेगा कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं उस केस में, तो इस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर ये चीज़ें की जा सकती हैं। बट यहाँ पर इस केस में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है। पर यदि अगर केस डायरी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जिसने उस इन्वेस्टिगेशन को किया था उसके द्वारा अगर रिफ़्रेश करने के लिए उसकी मेमोरी को यूज़ किया जा रहा है और कोर्ट उसको यूज़ कर रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर को, तो वहाँ पर सेक्शन 148 और सेक्शन 164, इसका सेक्शन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन, इनका ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा और उसको फिर यूज़ किया जा सकता है। किसके द्वारा, अक्यूज्ड के द्वारा। केवल इन्हीं दोनों सिचुएशंस में उसको यूज़ किया जा सकता है, जब पुलिस ऑफिसर उसको रिफ्रेश करने के लिए यूज़ कर रहा है और कोर्ट उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये क्यों किए जाते हैं, जिससे जो अक्यूज्ड है उसके लॉयर्स हैं उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकें उस पर्टिकुलर चीज़ पर, इस चीज़ के लिए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हैं, तो इसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जब भी अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है कोर्ट और पुलिस ऑफिसर रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करता है, तो हमें अगर उस पॉइंट पर क्रॉस एग्जामिन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उस वजह से हम इसको रेफ़र कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं एज अ राइट, वरना हमारे पास कोई भी राइट नहीं होता है। तो ये कौन सेक्शन था, ये सेक्शन था हमारा
192, ठीक है।